So, good morning students. Today I am going to take the new chapter in SST, History, Ruling the Countryside. Okay, let's start. तो चलिए इसमें मैं आपको बताती हूँ इसमें हम क्या पढ़ेंगे. इसमें हम पढ़ेंगे रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम्स के बारे में. तो जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो अंग्रेज थे उनको जब वो हार गए जब उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर जीत लिया तो उसके बाद उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई. तो दीवानी का क्या मतलब होता है? दीवानी इज़ द राइट टू कलेक्ट टैक्स. उनको टैक्स कलेक्ट करने की परमिशन मिल गई. और कंपनी का केवल एक ही मोटो था, वो था अपने रेवेन्यू को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, अपनी इनकम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना. तो उसके लिए उन्होंने कई तरीके के टैक्स सिस्टम अप्लाई किए. तो सबसे पहला जो टैक्स सिस्टम था वो था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम. अब ये सिस्टम शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने. तो इसमें क्या था? इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि ये सिस्टम सबसे पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ही शुरू किया गया. इसमें जो राजा और तालुकदार थे उनको मतलब एक तरीके से जमींदार बना दिया गया. ठीक है, उनको जमींदार बना दिया गया. उनसे कहा गया कि तुम टैक्स कलेक्ट करो और हमको जो है वो एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो कंपनी को देते रहो. ठीक है, उससे अब उसका क्या क्या बेनिफिट हुआ? एक तो कंपनी की इनकम रेगुलर हो गई, एक फिक्स्ड इनकम मिलने लगी कंपनी को. ठीक है, और जो जमींदार थे वो कंपनी के प्रति बहुत ही लॉयल हो गए. और एक फ़ायदा कंपनी को ये हुआ कि इतने सारे किसानों से बात करने से बेहतर था कि आपको केवल एक दो लोगों यानी कि जमींदारों से ही बात करनी थी. लेकिन कुछ एक इसके डिसएडवांटेज भी थे. अब वो डिसएडवांटेज क्या थे? पहली बात तो इसमें गवर्नमेंट से ज़्यादा लैंडलॉर्ड को बेनिफिट हुआ. अब लैंडलॉर्ड क्या करते थे? अपना और ज़्यादा टैक्स वसूल करते थे. और लेकिन उन्हें मान लीजिए आपने 10% टैक्स कंपनी ने लगाया हुआ है. ठीक है, अब जमींदार 12% वसूल कर रहे हैं. ठीक, अब 10% में से 8% उन्हें गवर्नमेंट को देना है. अब वो 12% ले रहे हैं वहाँ से, तो उनके पास तो 4% बच गया. ठीक है, तो इस तरीके से लैंडलॉर्ड को बहुत ज़्यादा फायदा होने लगा. इसके बाद क्या होता है कि लैंडलॉर्ड ने इंक्रीज द एरिया अंडर कल्टीवेशन. उन्होंने कल्टीवेशन का एरिया बढ़ा दिया. क्यों? क्योंकि जिससे कि उनका रेवेन्यू बढ़ सके, जबकि उनको कंपनी को तो उनको फिक्स ही देना है, उससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है, जमींदार जो थे वो किसानों के साथ बुरा व्यवहार करने लगे, जिससे किसान जो है वो और ज़्यादा रेवेन्यू दे सके. लेकिन इससे क्या हुआ? किसानों की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल नीचे आ गया. तो इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया 1955 में. इसके बाद आता है आपका रैयतवारी सिस्टम. ये अलेक्जेंडर रीड ने शुरू किया था, लेकिन ठीक है, और थॉमस मुनरो ने इसको साउथ इंडिया में ज़्यादा फैलाया. राइट, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या था रैयतवारी सिस्टम में. इसमें क्या था कि किसानों को ही रैयत जो थे उनको कल्टीवेटर्स को रैयत कहा जाता था. ठीक है, तो जो किसान थे उन्हीं को उसके अब कंपनी और किसान और क्या कहते हैं किसानों के बीच में कोई मीडिएटर नहीं था. किसान डायरेक्ट ही अपना जो था वो लगान, अपना जो रेवेन्यू था, लैंड रेवेन्यू था, वो कंपनी को जमा कर सकते थे. रेवेन्यू भी फिक्स था अकॉर्डिंग टू द क्रॉप ग्रोन एंड क्वालिटी ऑफ सॉइल. और जो रेवेन्यू था, अमाउंट था, वो फर्टिलिटी पर बेस था सॉइल की. अगर फर्टिलिटी अच्छी है तो रेवेन्यू ज़्यादा होगा, फर्टिलिटी कम है तो रेवेन्यू कम होगा. और 20-30 ईयर्स में ये रेगुलेट होता रहता था. ओके, इसके बाद आता है आपका महलवारी सिस्टम. ओके, महलवारी सिस्टम शुरू किया था हॉल्ट मैकेंजी ने. इसमें क्या था? देखिए, महल का मतलब होता है विलेज. अंडर द सिस्टम कलेक्टर्स फ्रॉम विलेज टू विलेज इंस्पेक्ट एंड मेजर द फील्ड. दे रिकॉर्डेड द कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप. दे एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट. मतलब एक प्लॉट, एक गांव में के अंदर जो एक प्लॉट है उसका पूरा वो कैलकुलेट कर लेते थे कितना रेवेन्यू आ रहा है. ठीक है, अब यही जो रेवेन्यू था वो कंपनी को पे किया जाता था. ठीक है, डिमांड जो थी वो इसमें कोई भी परमानेंट सिस्टम नहीं था. जैसा रेवेन्यू आता था वैसे ही दे दिया जाता था. जो हेडमैन था वो रेवेन्यू को कलेक्ट करता था और कंपनी को दे देता था. यानी कि इसमें भी मीडिएटर था. केवल रैयतवारी सिस्टम जो था उसमें कोई भी मीडिएटर नहीं था कंपनी और उसके बीच में, किसानों के बीच में. इसका क्या सिस्टम पड़ा? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स. जो जमींदार थे, रेवेन्यू कलेक्टर्स थे और मनी लेंडर्स थे, उन्होंने किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया. इम्पॉवरिशमेंट ऑफ रूरल पीपल. जो
गांव के लोग थे वो और कर्जे में दबते गए, क्योंकि उन्हें अपनी ज़मीनें बचाने के लिए लोग जो जमींदार वगैरह से उनसे उधार लेना पड़ता था, जिसको वो पूरा नहीं कर पाते थे। सेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, जो पीजेंट्स थे अपनी छोटी छोटी ज़मीनों को, मतलब अपने टुकड़ों को बेच दिया करते थे, जिससे कि वो अपना रेवेन्यू चुका सके। तो इससे जो था वो लैंड होल्डिंग जो बड़ी बड़ी हुआ करती थी, जिसपे अच्छी खेती हुआ करती थी, वो छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स में डिवाइड होती चली गई। लैंडलॉर्ड्स जो थे वो अब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हो गए, मतलब द फार्मर्स ऑफन सोल्ड देयर लैंड टू हाईएस्ट बिडर, जो अच्छी कीमत देता था उसको फार्मर्स वो कर देते थे, दे देते थे, और वो लैंड ओनर बन जाता था। लेकिन वो कभी भी गांव में आता नहीं था अपनी जमीनों को देखने के लिए, उसको केवल रेवेन्यू से मतलब था। अच्छा, अब आते हैं क्रॉप्स फॉर यूरोप। दिस विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। क्रॉप फॉर यूरोप, ठीक है। इसमें क्या था, जो यूरोप में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, यूरोप में काफी अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन था, तो उस समय पे जो उनको था रॉ मटेरियल चाहिए था। अब रॉ मटेरियल उनको कहाँ से मिलता है, इंडिया से मिलता। तो द कंपनी फोर्स्ड इंडियन कल्टिवेटर्स टू ग्रो द रॉ मटेरियल्स इन लार्ज क्वांटिटीज, दैट इज रिलेटेड टू द कैश क्रॉप्स, ठीक है। तो उसमें जो कैश क्रॉप थी, जैसे जूट, बंगाल में जूट, असम में टी, शुगर केन इन उत्तर प्रदेश, and wheat in Punjab, cotton in Maharashtra, Punjab, and rice in Madras. This plantation agriculture and commercialization was developed mainly in indigo, tea and coffee. तो इस तरीके से एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन होने लगा। प्रॉफिट और लॉस के बेस पे जो था वो एग्रीकल्चर होने लगा, जिसमें उनको प्रॉफिट था उसकी ग्रोथ पे ज्यादा जोर देते लगा। इससे क्या हुआ, इससे क्या क्या फायदा क्या हुआ देखते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट क्या हुआ, एक तो नई टाइप की फूड क्रॉप्स होने लगी, कैश क्रॉप्स इंट्रोड्यूस होने लगी, जिससे किसानों को भी थोड़ा फायदा होने लगा। फार्मर्स भी दे थोड़ा पैसा ज्यादा कमाने लगे कैश क्रॉप से। द फार्मर्स हैड टू सेल देयर प्रोड्यूस इन सिटीज। द ग्रेटर मिक्सिंग ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन ब्रॉडेंड देयर व्यू। ओके, so this is chapter 5. Here is chapter 3. This is chapter 3. Here chapter 3 is completed. In the next video, I will explain you chapter 4. Till then, watch the video. Thank you.